नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं आपके सामने अपना नया खास शो लेकर, जिसका नाम है गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा वो शो है जिसमें हम हमारे बीते हुए हफ्ते की 7 मुख्य खबरें जो हैं आपके सामने पेश करते हैं। ये वो खबरें हैं जो देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग गांव से हमारी जो टीम है रिपोर्टर्स की और कम्युनिटी जर्नलिस्ट्स की, वो इसे तैयार करती है। तो चलिए फिर नज़र डालते हैं आज के गांव बुलेटिन की 7 मुख्य खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शंस का माहौल है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को कवर करने के लिए गांव कनेक्शन एक खास सीरीज़ चला रहा है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में। हिंदी में इस सीरीज़ का नाम है क्या कहता है गांव और अंग्रेज़ी में इस सीरीज़ का नाम है द गांव पोस्ट कार्ड। इस सीरीज़ के ज़रिए जो है हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भागों में अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग ग्रामीण लोगों के मुद्दे जो हैं आप सबके सामने रख रहे हैं। बीते हफ्ते में हमने इसी सीरीज़ के अंतर्गत 2 खबरें मुख्य करी थी। अगर हम पहली अपनी खबर पर नज़र डालें तो ये है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में काली नदी बहती है। एक समय था जब काली नदी को जो है वहाँ की जीवनदायिनी माना जाता था। लोग वहाँ का पानी पीते थे, वहाँ से खेती की जाती थी और कैटल भी जो है, लोगों के पशु भी जो है वहीं पानी पीते थे। पर पिछले 15-20 दशकों से लोगों का ऐसा मानना है कि नदी का पानी जो है इतनी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है कि आजू बाजू के सब गाँव में तरह तरह की बीमारियाँ वहाँ फैल रही हैं। हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट जो हैं ब्रिजेंद्र दुबे, वो मुजफ्फरनगर गए और उन्होंने जो है इस नदी से सटे हुए गांव में ट्रैवल किया और वहाँ पे ग्रामीण लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि किस किस तरह की परेशानियाँ जो हैं उनको ये फेस करनी पड़ती हैं। ग्रामीणों का ये कहना था कि स्किन प्रॉब्लम से लेकर कैंसर तक की बीमारी जो है इन गाँव में फैली हुई है। करीब 80 गाँव हैं जिसमें 2.5 लाख की पॉपुलेशन है मुजफ्फरनगर और मेरठ ज़िले की, जहाँ से ये काली नदी बहती है और जिसके गंदे प्रदूषित पानी से लोगों में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जिसे हम अपनी जीवनदायिनी मानने थे, वो हमें ना बस कगार की तरफ ही ले जा रही है। पूरा एरिया ही कैंसर से पीड़ित है। जो इस नदी के एरिया नज़दीकी गांव है सभी कैंसर से पीड़ित मिलेंगे। इतना साफ पानी था, इसमें खूब नहाए थे, इसका पानी हमने पिया भी। गांव बुलेटिन की जो हमारी दूसरी खबर है वो भी जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शन से रिलेटेड है। बच्चे जो हैं उनको अधिकार नहीं है वोट देने का। छोटे हैं, बोल नहीं सकते हैं, अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्या उनको समस्याएं हैं उनको सामने नहीं रख सकते हैं। शायद यही कारण है कि उनकी बात जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारे पावर कॉरिडोर्स तक नहीं पहुंच पाती है। गांव कनेक्शन की जो हमारी ये दूसरी खबर है अपनी इलेक्शन सीरीज़ के अंतर्गत इस हफ्ते हमने करी है उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, जहां पे हमने जानने की कोशिश करी है कि कुपोषण का जो है क्या हालत है, कितने बच्चे कुपोषित हैं और जो सरकारों ने पिछले इतने सालों से अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं कुपोषण को दूर करने के लिए, बच्चों को पोषित आहार देने के लिए, क्या उनकी ज़मीनी हकीकत है, क्या बच्चों को वो पौष्टिक आहार मिल पा रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके क्या कारण हैं। आधा किलो चावल मिलता है 1 महीने का, आधा किलो दलिया मिलती है 1 महीने की, आधा किलो दाल 1 महीने की। लाभार्थी 50 हैं और जाता 20 का है। सब्जी कहूँ मिल गया था सब्जी बना लिया, ना मिला था छोड़ो, खाया नमक रोटी। जो आता है हम लोगों को देते हैं, उससे कहाँ तक पूरा होगा। खाली दाल आधा किलो ही दाल खाते हैं, आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया, आधा किलो चावल। मतलब तुरंत ताज़ा खाना भी खाते थे बच्चे और बनता भी था। सब बच्चे प्राइमरी में खाते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो अच्छा लगता है। भाई छोटे बच्चे हैं, घर से नहीं अगर खाना टाइम से मिला तो वही तो मिल जाएगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश से करीब 2000 किलोमीटर दूर चलते हैं गुजरात में, गुजरात के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, डांग।
डांग वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है गुजरात की। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आदिवासी लोग सदियों से जो है पर्यावरण, अपनी नेचर के साथ जुड़कर रहे हैं। वो लोग जो है नेचर वर्शिपर्स माना जाता है, मानते हैं कि वो पहाड़ों को, पेड़ों को, नदियों को और अपनी ज़मीन को पूजते हैं। तो डांग के जो आदिवासी लोग हैं उनका एक अपना एक ट्रेडिशनल नृत्य है, डांगी नृत्य बोला जाता है, जिस नृत्य में जो है वो अपनी धरती माता को जो है उसको प्रे करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा नेचर को बनाया है, नदियाँ दी हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, जानवर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में और देखते हैं डांगी नृत्य, जो कि वहाँ के डांगी आदिवासियों का एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य है। ये मेन हमारी है धरती माँ है, इसमें वो सब हम कलाकार बता रहे हैं। हमारी गांव बुलेटिन की जो चौथी खबर है वो है हमारे एक ख़ास सोशल कैंपेन पर, मेरी प्यारी ज़िंदगी। गांव कनेक्शन ने WHO सियरो के साथ मिलकर एक ख़ास ये कैंपेन चलाई है, जो कि शराब के दुष्परिणामों के ऊपर जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपेन है। इसमें ऑडियो स्टोरीज़, वीडियो स्टोरीज़, यहाँ तक कि हमारे फाउंडर नीलेश मिश्रा जी ने स्लैम पोइट्री लिखी है और एक दारू पे कवाली भी लिखी है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि शराब के किस तरह के दुष्परिणाम होते हैं और कैसे शराब से लड़ा जा सकता है। इस हफ्ते हम लोगों ने एक ख़ास ऑडियो स्टोरी रिलीज़ करी है मेरी प्यारी ज़िंदगी के अंतर्गत, जिसका नाम है रीयूनियन। ये कहानी है एक केमिस्ट्री सर की, शर्मा सर, जो कि हर बार जब 12वीं कक्षा का परीक्षा होती थी तो फेयरवेल में जो है अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहा करते थे कि क्यों शराब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो करीब 10 साल के बाद शर्मा सर को अपने स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स की तरफ से एक न्योता आता है रीयूनियन के लिए। शर्मा सर थोड़ा घबराते हैं और सोचते हैं कि वो उनको जाना चाहिए उस रीयूनियन पे या नहीं, पर वो वहाँ जाते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि वो वहाँ इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपने एक्स स्टूडेंट्स के साथ मिलकर नाचते गाते हैं। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं हम रीयूनियन की और जानते हैं कि क्या वो चीज़ थी जिस कारण शर्मा सर उस दिन रीयूनियन पार्टी में अपने स्टूडेंट्स के साथ में खूब नाचे और खूब गाए। मैं माइक के सामने खड़ा रहा कुछ देर, तभी एक लड़के ने माइक अपने हाथ में ले लिया और जोर से बोला, दोस्तों शर्मा सर आप सबको याद होंगे ना? याद है। हॉल लड़के लड़कियों की आवाज़ों से भर गया। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं कुछ कहता कि सब लोग एक साथ स्टेज पे आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमारी 5वीं खबर गांव बुलेटिन की है उड़ीसा से। पिपली एक छोटा सा गांव है जहां के कारीगर माना जाता है 12वीं सदी से जो हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए पिपली नाम का एक उनका क्राफ्ट है, जिसको वो एम्ब्रॉयडरी करके छतरियाँ बनाते हैं, कैनपीज़ बनाते हैं, जिनसे सजाया जाता है जगन्नाथ जी के रथ को। और उसी रथ में बैठ के जगन्नाथ जी, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी जो हैं जाती हैं। पर कुछ पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के चलते जो है पिपली के जो ये आर्टिस्ट्स हैं, इनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रथ यात्रा जो एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ करती थी उसका स्केल घटा दिया गया है, जिस कारण जो है इन कारीगरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग ये आशा करते हैं, हमने ये स्टोरी भी इसीलिए करी ताकि हम इन आर्टिस्ट्स की जो पिपली का काम करते हैं उनकी आवाज़ सब तक पहुंचाई जाए और कोशिश करी जाए किसी तरह से कि ये जो एक बहुत पुरानी कला है पिपली की, जो जगन्नाथ जी के साथ में जुड़ी हुई है, उसको हम किसी तरह से हमेशा जीवित रखें। हमारे गांव बुलेटिन की 6ठी खबर जो है 2 ऐसे इंसानों पर है जिन्हें पूरे देश को फ़ख्र है, नाज है।
हाल ही में इन दोनों कलाकारों को जिसमें से एक जो है वो है किसान और दूसरी जो है वो गायिका एक कलाकार हैं, उन दोनों को भारत सरकार ने जो है देश के बहुत बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। गुरमीत बावा जी का नाम शायद सभी लोग जानते होंगे। वो पंजाब की बहुत मानी हुई फोक सिंगर हैं जिनको कि अभी 26 जनवरी को जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है सरकार की तरफ से। कहते हैं कि गुरमीत जी ने जो पंजाब में फोक म्यूज़िक को जीवित रखने की और उसको आगे बढ़ाने की जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है वो जो है बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। गुरमीत जी जो हैं उनका निधन जो है गए साल नवंबर महीने में हो गया, पर गांव कनेक्शन जो है उनकी बिटिया जो है उनसे बात करी, ग्लोरी बावा जो हैं उनसे उन्होंने बात करी और हमने जानना चाहा कि गुरमीत जी का ये पूरा जो सफ़र रहा है फोक सिंगिंग का वो कैसे शुरू हुआ, किस तरह की तकलीफ़ें उन्होंने देखी और कैसे वो आगे बढ़ी इस सफ़र में। इस बार पद्मश्री अवार्ड्स के नाम में एक किसान का नाम भी शामिल है। प्रगतिशील किसान जो हैं सेठपाल सिंह नंदी फिरोज़पुर गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है खेती किसानी में कुछ बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है जिसको कि भारत सरकार ने सराहा है। सेठपाल जी जो हैं उनके पास में जो है करीब 15 हेक्टेयर ज़मीन है और वो ना कि सिर्फ धान, गेहूं, गन्ना, लौकी पर सिंघाड़े यहाँ तक कि कमल की भी खेती करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है मछली पालन भी किया है, मशरूम की खेती भी करते हैं, मिर्ची भी उगाते हैं और तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं। हम गांव कनेक्शन के रिपोर्टर देवेंद्र सिंह ने उनसे बात करी तो सेठपाल जी ने हमें बताया कि किस तरह शुरुआत में जो है वो भी सिर्फ जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं धान और गेहूं और गन्ना वही उगाते थे, पर किस तरह से वो कृषि वैज्ञानिकों से मिले और उनसे जानकारी प्राप्त की और उन्होंने उसके बाद शुरू करी है अलग अलग तरह की खेती और उन्होंने जो है अपने खेत को एक्सपेरिमेंट की तरह एक लेबॉरेटरी बना दिया है जहाँ पे अलग अलग किस्म की वो फसलें उगाते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सी फसल चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। बाकी किसानों की भी खूब मदद करते हैं। तो ये है हमारे प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह जी की कहानी जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। हमारे गांव बुलेटिन की 7वीं और आखिरी खबर इस हफ्ते की है सीतापुर से, उत्तर प्रदेश से। खैराबाद की जब आप शायद नाम सुनते होंगे तो खैराबाद से आती है याद धरी की, जो दरियाँ हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर पे डालते हैं, रग्स भी जिन्हें कहा गया जाता है। खैराबाद में जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि हैंडलूम पे दरियाँ बनाती हैं और ये दरियाँ जो हैं देश के अलग अलग कोनों में भेजी जाती है और देश ही क्या ये विदेशों में भी भेजी जाती है। एक समय था करीब 15-20 साल पहले जब खैराबाद के ये जो क्रिएटर्स थे, जो ये वीवर्स थे, जो दरियाँ बनाते हैं हैंडलूम के ऊपर, हथकरघे के ऊपर, वो जो है बहुत मुश्किलों से जूझ रहे थे। वहाँ के जो कारीगर थे और जो वीवर्स थे वो दरियाँ बनाते थे अपने घरों में खैराबाद में और फिर जाते थे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे दूर दूर शहरों में और महीनों वहाँ रहते थे, गली गली घूम कर अपनी दरियाँ बेचते थे। पर अब जो है खैराबाद की जो दरी इंडस्ट्री की पूरी काया पलट चुकी है। दूर दूर देशों के कोने से लोग आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं और यहाँ से दरियाँ खरीद के लेके जाते हैं। हम ऐसे ही एक क्रिएटर से मिले हैं फ़खरुज़मान अंसारी जी से और उनसे हमने फिर जानने की कोशिश करी कि वो किस तरह से जो है खैराबाद की दरियाँ जो हैं देश भर में मशहूर हो गई हैं, किस तरह से दरियाँ बुनी जाती हैं, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाता है और इनको बुनने में कितना समय लगता है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए हथकरघे से बनी इन दरियों को इस्तेमाल करना। और इसी के साथ हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे शनिवार शाम आपके सामने अपना अगला गांव बुलेटिन लेकर। नमस्कार।